तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं पाठक ट्रांसपोर्ट में एक कंडक्टर की हैसियत से काम कर रहा था। मंगल जो मालिक का दूर का कोई रिश्तेदार था, वो बस ड्राइवर था। हमारे बस की रूट दूधा बाजार से कुआत स्टेशन की थी। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 3 बार आना जाना होता था। लगातार एक ही वक्त पर आने जाने से कुछ मुसाफिर फिक्स थे कि हमें वो मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अक्सर आखिरी चक्कर में थोड़ा डर लगता था जब बस कुआत स्टेशन से 10 बजे के करीब निकलती थी, क्योंकि उस वक्त शायद ही कभी बस भरकर चलती थी। अक्सर बस में 3 से 7 सवारी होती थी और वो भी आधे रास्ते आते आते उतर जाती थी। उसके बाद बाकी का सफर बस में मैं और मंगल ही तय करते थे। रास्ता भी काफी सुनसान होता था और ऊपर से ऊबड़ खाबड़ सड़क के चलते बस की रफ्तार भी धीमी करनी पड़ती थी, जिससे सफर और भी लंबा हो जाता था। ऐसे ही जब रविवार की रात को बस स्टेशन से निकली तो बस में 15 से 20 मुसाफिर थे, जो धीरे धीरे कम होते गए। और जब भूतिया पुल आया तो तब तक बस में गिनकर 2 मुसाफिर ही थे और थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि बस अभी भूतिया पुल पर जो थी। वैसे तो पुल का असल नाम पूर्णिमा पुल है, पर उस पुल पर अक्सर भूतों को देखे जाने की बातें होती रहती है। हालांकि इस पुल से हमारा रोज का आना जाना है, पर हमने आज तक कुछ भी वैसा नहीं देखा। हाँ, वो बात अलग है कि लोगों से सुन सुनकर मन में एक डर सा बैठ गया है, जिसके चलते इस पुल को पार करते वक्त थोड़ी घबराहट बनी रहती है। और अभी भी वही डर हमारे अंदर बना हुआ था। बस अभी पुल के आधे रास्ते पर ही थी कि मंगल ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और बस के अचानक रुकते ही घबराहट थोड़ी और बढ़ गई। फिर जब मैंने मंगल से पूछा, अरे क्या हुआ मंगल भाई, अचानक की बस क्यों रुक दी? पर मंगल ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर जब मैं अपनी सीट से उठकर मंगल के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि मंगल किसी मूर्ति की तरह जमा पड़ा है। मैं उसके कंधे पर हाथ रखते हुए एक बार फिर बोला, क्या हुआ मंगल भाई, सब ठीक तो है ना? और तब जाकर मंगल भाई ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं यार कैसे मेरे बस की ब्रेक लग गई और कुछ देर के लिए दिमाग सुन पड़ गया। मंगल भाई के इतना कहते ही मैं एकदम से बोला, अरे भाई जल्दी से बस निकालो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे इतना कहते ही मंगल भाई ने बस का एक्सीलेटर दबाया और बस को उस पुल से तेजी से निकाला। पुल पार करने के बाद जाकर हमारी जान में जान आई। पर जब फिर से मैं पीछे अपनी सीट की तरफ पलटा तो मैंने पाया कि बस के वो 2 मुसाफिर अपने अपनी सीट से गायब हैं। ये सब देखते ही मैंने चिल्लाते हुए कहा, अरे मंगल भाई, अपनी दोनों सवारी गायब हो गई हैं। इस पर मंगल भाई ने एक नजर पलट कर देखा और बिना कुछ कहे वापस अपनी गर्दन सामने की तरफ घुमा ली। और वहीं मैं अपनी सीट पर हाथ रखे उन दोनों मुसाफिरों के बारे में सोचने लगा। फिर जब बस डोडा बाजार बस डिपो पर रुकी तो मंगल भाई ने बस से उतरते हुए कहा, अब ज्यादा उस बारे में मत सोच, नहीं तो पागल हो जाएगा, चल खाना खाते हैं। मंगल भाई की बात सुनने के बाद मैं भी अपनी सीट से उठा और बस से उतरकर खाना खाने के लिए लिटन दास के होटल पर पहुंचा। मंगल भाई पहले ही अपनी सीट पकड़ चुके थे और मैं भी उनके पीछे वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। खाना ऑर्डर करने के बाद अब थोड़ा वेट करना था। तभी मेरे सामने बैठे आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, तुम ही हो ना जो उस बस में थे? इस पर मैं बोला, अरे भाई मैं बस का कंडक्टर हूँ, मैं बस में नहीं तो ट्रेन में आऊंगा। मेरे इस उखेड़ जवाब के चलते वो आदमी अचानक ही चुप हो गया और इसी बीच खाना भी आ गया, तो बात वहीं पर खत्म हो गई। खाना खाने के बाद जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मंगल जा चुका है। मंगल को वहां ना देख के मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर आज जो हुआ उससे किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। जरूर मंगल भी मेरी ही तरह परेशान होगा। उस वक्त मैं ढाबे से निकला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं ढाबे से कुछ ही दूर आया ही था कि फिर से वही आदमी मिला और मुझे बीच रास्ते में टोकते बोला, अभी तो सवारी लापता हुई है, ध्यान रहे वही सवारी लौट ना आए। इतना बोलकर वो पीछे खड़ी ट्रक में जाकर बैठ गया और वहां से चला गया। भाई मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी चिंता में पड़ गया और चिंतित मन से घर पहुंचा। फिर जब सुबह हुई तो मैं अपने बस अड्डे पर पहुंचा, जहां पता चला कि मंगल कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, जिस वजह से मालिक ने किशोर को भेजा है बस को चलाने के लिए। किशोर भी मंगल की तरह मालिक का रिश्तेदार ही था, पर थोड़ा घमंडी होने के कारण उसकी किसी से भी कुछ खास नहीं बनती थी, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। पर इससे क्या फर्क पड़ता था, काम तो करना ही था। लिहाजा राम राम के साथ काम की शुरुआत हो गई।
पहले 2 चक्कर तो बड़े शांति के साथ निकल गए और जब तीसरे चक्कर में बस उस भूतिया पुल पर पहुंची तो फिर से थोड़ी घबराहट होने लगी। बस में अभी हम दोनों को मिलाकर कुल 9 लोग ही थे, यानी 7 पैसेंजर थे और मेरी नज़र उन 7 पैसेंजर पर ही थी। दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि कहीं कल रात की तरह आज भी इनमें से कोई गायब तो नहीं हो जाए। मेरी नज़र उन 7 पर बनी रही और बस उस पुल को पार करके आगे निकल गई, पर इस बार कोई गायब नहीं हुआ। इस बात से मेरा भी थोड़ा डर कम हुआ और फिर जब बस बाजार पहुंची तो किशोर अपने घर चला गया और मैं खाना खाने उसी ढाबे पर पहुंचा जहां वो कल रात वाला आदमी पहले से ही बैठा था। और जब उसकी नज़र मेरे पर पड़ी तो वो मुस्कुराया, पर मैं उसे अनदेखा करते हुए दूसरी तरफ चला गया। फिर खाना खाने के बाद जब मैं घर के लिए निकला तो वो आदमी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उस आदमी को अपने पीछे आते देख मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैंने पीछे पलटते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरे इतना कहते ही वो आदमी बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, मदद? कैसी मदद? मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर वो आदमी बोला, मुझे अच्छे से पता है उस भूतिया पुल पर क्या होता है और तुम्हें भी जल्दी पता चल जाएगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया और मेरे को फिर से टेंशन में छोड़ गया। फिर जब अगली सुबह मैं बस डिपो पहुंचा तो किशोर पहले से आ चुका था। मेरे थोड़ा लेट आने के चलते उसका मुंह सूजा हुआ था, पर मैंने अपने लेट आने की कोई उसे सफाई नहीं दी। बस में काफ़ी पैसेंजर भी बैठ चुके थे तो और देरी किए बिना वहाँ से हम निकल गए। सुबह से रात हो गई पर किशोर का मुंह अभी तक सूजा हुआ ही था। वहीं मैं उस आदमी और भूतिया पुल को लेकर चिंता में पड़ा हुआ था। फिर जब बस स्टेशन से निकली तो बस में काफ़ी भीड़ थी, जो कि अच्छा ही था। बड़े दिनों के बाद बस भरकर चल रही थी। बस के शोरगुल में कब वो भूतिया पुल पीछे छूट गया हमें पता ही नहीं चला। और जब बाजार में बस रुकी तो बचे हुए सारी सवारी एक एक करके उतरने लगे। सब सवारी को उतरने के बाद किशोर भी बस से उतरा और हमेशा की तरह बिना कुछ बोले ही घर चला गया। फिर मैं भी बस से उतरा और अपनी पहली मंजिल यानी कि ढाबे पर पहुंचा। अभी मैं खाना खाते हुए यही सब सोच रहा था कि अभी तक तो सब नॉर्मल ही है और वो आदमी मुझे खामखा डराने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मैं खाना खा के घर के लिए निकला तो मुझे लगा कि फिर से वही आदमी मेरे पीछे आ रहा है। मैंने मन ही मन में ये ठान लिया था कि आज इस आदमी को अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। पर जब मैं पीछे पलटा तो मेरे पीछे कोई और ही था जो अपना सिर झुकाए हुए था। मेरे पीछे पलटते ही वो आदमी भी एकदम से रुक गया। फिर जब मैंने उस आदमी से कहा, हाँ भाई क्या बात है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, तो वो बिना कुछ जवाब दिए पीछे पलट गया और मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लिहाजा मैंने भी बात को नहीं बढ़ाया और जैसे वहां से जाने के लिए पीछे पलटा कि तभी वो ढाबे वाला आदमी सामने आ गया। सामने आते ही उसने कहा, तुमने उस आदमी को पहचाना नहीं? उसके ये कहने पर जब मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि बस से जो आखिरी सवारी उतरी थी वो यही था, पर वो मेरे पीछे क्यों आ रहा था। फिर जब ये बात मैंने उस आदमी को बताई तो उसने एक और सवाल करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ वो आदमी तुम्हारी बस में कहाँ से चढ़ा था? उसके इस सवाल पर गौर करने के बाद भी मैं ये याद नहीं कर पा रहा था कि वो आदमी बस में किस जगह से चढ़ा था। वैसे भी बस में काफ़ी यात्री चढ़े थे, जिस वजह से मुझे वो आदमी याद ही नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रहने दो, याद भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आदमी उस भूतिया पुल से तुम्हारे बस में है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी उस रात गायब हुई उन 2 सवारियों में से एक है। उस आदमी की बात सुनकर तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पर वो मेरे पीछे क्यों लगा है? इस पर वो आदमी बोला, ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम संभल कर रहना और हो सके तो उस पुल से आना जाना छोड़ दो। ये बोलकर वो आदमी चला गया और वो जो मेरे पीछे पड़ा था वो भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैं यही सोच रहा था कि उस आदमी की बात मानूं या नहीं, और इसी सोच विचार में पूरी रात बीत गई। पर मैं तय नहीं कर पाया कि मैं करूं तो करूं क्या। खैर सुबह हो ही गई थी, लिहाजा मैं बस डिपो पर पहुंचा। किशोर भी मेरे आने के कुछ देर के बाद आ ही गया था और जब हमारी बस निकली तो रह रहकर मुझे उसी आदमी की बात याद आ रही थी। और जब रात के उस आखिरी चक्कर की बारी आई तो मेरे हाथ पैर पहले से ही फूलने लगे थे, जबकि अभी बस स्टेशन से चली भी नहीं थी। मेरा दिल कह रहा था कि किशोर को साफ मना कर देता हूँ वापस जाने से, पर मैं किशोर को अच्छे से जानता था।
उससे मना करने का मतलब था कि नौकरी से बाहर हो जाना, जो मैं नहीं चाहता था। ऐसे में मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। लिहाजा मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और फिर 10 बजे के करीब बस स्टेशन से चली। बस में आज 15 से 20 सवारी थी जो अपने अपने मंजिल के आने का वेट कर रही थी। तो वहीं मैं उस भूतिया पुल से सही सलामत गुजरने का इंतजार कर रहा था। और जब बस उस भूतिया पुल पर पहुंची तो मेरी सांसें और भी तेज हो गईं। मेरी नजर बस के गेट पर ही जमी हुई थी कि तभी बस एक झटके के साथ रुक गई और बस के रुकते ही मानो मेरी आधी जान तो उसी वक्त चली गई। और फिर जब मैंने किशोर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो मंगल की तरह ही मूर्ति बन गया है। मतलब फिर से आज कुछ होने वाला था। तभी मुझे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी और फिर मैंने बस की खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मैंने पाया कि वही ट्रक वाला आदमी अपने ट्रक से मुझे आवाज देते कह रहा था कि जल्दी से उतरो बस से। पता नहीं क्यों मैंने फौरन ही उसकी बात मान ली और उसी वक्त बस से उतरकर उसकी ट्रक में बैठ गया। ट्रक में बैठते उसने ट्रक बड़ी तेजी से उस पुल से निकाल लिया। पुल पार करने के बाद जब हम काफी दूर आ गए तो उसने कहा कि तुम्हें पता है, बहुत पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैं अपने खलासी जितिन के साथ इस पुल से रात के 1 बजे गुजर रहा था। उस रात ट्रक जितिन चला रहा था और फिर जब हमारी ट्रक इस पुल के ऊपर आई तो जितिन ने एकदम से ब्रेक लगा दी, जबकि उस वक्त पूरा पुल खाली ही पड़ा हुआ था। और जब मैंने जितिन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो मूर्ति की तरह जमा हुआ है। फिर जब मैंने उसके कंधे को झंझोड़ते हुए बोला कि क्या हुआ, तूने ट्रक क्यों रोक दी, तो जितिन ने कहा पता नहीं, एकदम से दिमाग सुन पड़ गया था। फिर जितिन ने वहां से ट्रक निकाली और जब हम पुल पार करके कुछ आगे पहुंचे तो हमारी ट्रक जोरों से हिलने लगी। हमारी ट्रक इतनी जोरों से हिल रही थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से जितिन ने ट्रक रोक दी। और ट्रक के रोकते ही जब हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे तो हमने पाया कि हमारी ट्रक में सामान की जगह बहुत सारे अजीब से दिखने वाले लोग सवार हैं। हम दोनों ट्रक को वहीं छोड़कर भाग गए, पर वो सारे अजीब से लोग जितिन के पीछे पड़ गए। वो जहां भी जाता वो अजीब से लोग उसके पीछे आ जाते। हम दोनों ने उस मुसीबत से बाहर निकलने की बहुत ही कोशिश की, पर हम निकल ही नहीं पाए। एक रोज जितिन की लाश उस भूतिया पुल के नीचे मिली। उसके बाद मैं डर के मारे लंबे समय के लिए यहाँ से चला गया, पर अब वापस लौट आया हूँ इस भूतिया पुल का राज जानने के लिए। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसा पागल आदमी है जो अपनी मौत का राज मालूम करने आया है। खैर, उस वक्त मैं बाजार में उतरकर सीधे अपने घर चला गया। फिर जब सुबह हुई तो मुझे खबर मिली कि हमारी बस उस भूतिया पुल से नीचे गिर गई है और किशोर समेत 4 सवारी मर गए हैं। ये जानने के बाद मैंने हमेशा के लिए वो काम छोड़ ही दिया, पर वो ट्रक ड्राइवर आज भी देर रात जानबूझकर उसी पुल से गुजरता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।